गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। अब तक हमने उत्पादन की प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण कारक किसके बारे में जान लिया था पिछली कक्षा में? भूमि के बारे में। दूसरा हमने किसके बारे में जान लिया था? श्रम के बारे में। और अब हम तीसरे महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे, और वो हमारे पास कौन सा आ जाता है? पूंजी के बारे में। अब हम ऊपर देख चुके हैं कि खेती के अंदर जो आधुनिक जो तरीके हैं अगर अपनाएंगे, आधुनिक तरीके में क्या, अगर हम ट्रैक्टर से खेती करेंगे तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। संकर बीज अगर लेके आएंगे तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। उर्वरक अगर हम लेके आएंगे तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रैक्टर के लिए हमें यंत्रों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें किसके लिए जाना पड़ेगा? पूंजी के लिए जाना पड़ेगा। अब बात ही आ जाती है पूंजी आती कैसे है। तो जो अधिसंख्य है, जो छोटे जो किसान हैं, उनको पूंजी की व्यवस्था करने के लिए क्या लेना पड़ता है? बैंक से उधार लेना पड़ता है। बैंक से क्या लेना पड़ता है? कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं, क्योंकि भूमि इनके पास छोटी होती है और उससे केवल इतना ही उत्पादन ये कर पाते हैं जिनसे उनका घर का क्या चल पाता है? खर्च चल पाता है। इसलिए ये लोग जो है व्यापारियों से कर्ज लेते हैं, और इन कर्ज की जो दर होती है वो क्या होती है? ऊंची होती है, और उन्हें चुकाने के लिए इन्हें बहुत बड़े कष्ट क्या करने पड़ते हैं? सहने पड़ते हैं। यहाँ सविता नाम की एक महिला की कहानी है, वो इसी प्रकार की है। उसे जो अपने गेहूं का फसल जो है उत्पादन करना है, इसके लिए उसे जो है किसी अन्य साहूकार से उधार लेना पड़ता है। साहूकार ये शर्त लगाता है कि उसे अपने खेत के साथ साथ मेरे खेत पे भी काम करना पड़ेगा, और उसे दिहाड़ी जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 100 रुपये मिलेगी, और 24% वो उससे क्या लेगा? ब्याज लेगा। तो वो बड़ी मुश्किल से जो है, उसको ये समस्या है, उसके 3 बच्चे हैं, वो कैसे उनका पालन पोषण करेगी, और बहुत मुश्किल से जो गेहूं का उत्पादन होगा वो उसे अपने घर के लिए भी चाहिएगा, तो वो उसके कर्ज से इतना जल्दी छुटकारा नहीं पाती है। इस कारण जो उसे मजदूरन जो है, उसकी जो भूमि है उसके ऊपर 100 रुपये में क्या करनी पड़ती है? मजदूरी करनी पड़ती है। नहीं तो रेट कितना था? 300 रुपये था। इसके अलावा जो, ये तो थी छोटे किसानों की बात। जो किसान बड़े हैं, जो किसान क्या हैं? बड़े हैं, या जो मंझले हैं, वो क्या करते हैं? उनके पास उत्पादन अच्छा होता है, इसलिए वो आवश्यक पूंजी की क्या कर लेते हैं? व्यवस्था कर लेते हैं। तो ये किसान जो है वो बचत कैसे करते हैं? इन किसानों से जो है बचत किस प्रकार की जाती है, उसके बारे में अभी यहां पर हम जानेंगे। कैसे कर सकते हैं वो, ये देखिएगा, यहां से पता लग जाएगा। अधिशेष कृषि उत्पाद की बिक्री, जो बड़े किसान होते हैं, जब वो 3 कारकों का प्रयोग कर लेता है, 3 कारकों का उपयोग क्या कर लिया? भूमि का प्रयोग कर लिया, श्रम का उपयोग कर लिया, और पूंजी का उपयोग कर लिया। उसके बाद क्या हो जाता है? उत्पादन हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्पादन हो जाता है। और वो उत्पादन घर के अंदर जितना जरूरत है, घर की जरूरत के बाद जो शेष बच जाए उसे अधिशेष कहते हैं। शेष बच जाए उसे हम क्या कहते हैं? अधिशेष। यहां पर ये एक शब्द आया हुआ ना, अधिशेष, यानी कि उत्पादन करने के बाद बड़े किसानों के पास अपनी दैनिक जो जरूरतों को पूरा करने के बाद जो अनाज उनके पास बच जाता है, वो क्या कहलाता है? अधिशेष। उसको वो फिर कहां लेकर के जाते हैं? मंडी में लेके जाते हैं, बाजार में। बाजार या फिर कहां लेके जाते हैं? मंडी में। और वहां जाकर के वो उसे क्या कर देते हैं? बेच देते हैं, और उससे उन्हें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। गेहूं के जो व्यापारी होते हैं बाजार के अंदर, जो कस्बों में बैठे हुए होते हैं, वो उनके गेहूं को क्या कर लेते हैं? खरीद लेते हैं, और उनसे क्या होता है? उन्हें पैसा मिलता है। और वो जो पैसा उनको मिल जाता है, तो फिर वो क्या किया जाता है? उसे बैंक में जमा करा दिया जाता है। क्या करा दिया जाता है? बैंक में जमा। और उस जमा पूंजी पर इन लोगों को क्या मिलता है? ब्याज। अगली साल फिर वो ऐसा करते हैं, उससे अगली साल फिर वो ऐसा करते हैं। तो उससे क्या होता है? उनकी जो पूंजी होती है वो बढ़ती जाती है। फिर क्या करेंगे? जब पूंजी बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा? ट्रैक्टर खरीद लेगा, या फिर अन्य भूमि खरीद लेगा, या अच्छे उर्वरक खरीद लेगा, नलकूप लगा लेगा, अच्छे उन्नत साधनों का प्रयोग करके अपने उत्पादन को क्या करेगा? बढ़ाएगा। इसके साथ साथ वो लोग क्या करेंगे? जो छोटे किसान हैं उनको कर्ज भी देने शुरू कर देंगे। ये लोग क्या करेंगे? पूंजी का छोटे किसानों को भी क्या दे देंगे? कर्ज देना क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा? उनकी जो भूमि है, उनकी जो पूंजी है, उनमें क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ किसान ऐसे होते हैं जो खेती के साथ साथ अन्य काम भी करते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं, खेती के साथ भी क्या करते हैं? अन्य काम करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? गैर कृषि क्रियाएं। क्या कहेंगे? गैर कृषि क्रियाएं। अभी हमने देखा था कि 75% जो लोग हैं वो तो खेती में लगे हुए हैं। किसमें लगे हुए हैं? खेती के उत्पादन में लगे हुए हैं।
पालमपुर में लोग, तो हमारे पास कितने प्रतिशत लोग बच जाते हैं? 25% जो लोग हैं वो गैर कृषि क्रियाओं में लगे हैं। किसमें लगे हुए हैं? गैर कृषि क्रियाओं में लगे हुए हैं। और जो इनसे जो उनको पूंजी मिलती है, चाहे वो पशुओं का उपयोग कर रहे हो, चाहे वो ट्रक का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके लिए परिवहन के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो आइए अब हम देखते हैं यहां पर कि जो पालमपुर के लोग हैं वो गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी करते हैं। तो हमने अब तक तो देखा कि 75% से ज्यादा जो लोग हैं वो खेती में लगे हुए हैं। तो उत्पादन का जो मुख्य काम है वो क्या है? खेती करना है। जो उत्पादन ज्यादा होता है तो दूसरा जो काम आता है, हमने अभी बताया कि 25% लोग, उसमें पहला जो काम है वो क्या है? डेयरी खोली हुई है। जब ये पार्ट स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण चीजें बताई थी खेती के साथ साथ, कि डेयरी, परिवहन और इसके अलावा दुकान, यहां पर ये लोग काम करते हैं। और चौथा जो इंपॉर्टेंट था हमारे पास, परिवहन आ जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वस्तुओं को लाया और ले जाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेयरी। डेयरी का मतलब क्या होता है? कुछ लोग क्या होते हैं, कई भैंसे जो है ले आते हैं और उनको जो है घास और बरसात के मौसम में जो ज्वार और बाजरा होता है वो खिलाते हैं। उसके बाद उनका दूध निकाल करके निकट का जो इनका गांव है रायगंज, वहां भेज दिया जाता है। इसके अलावा शाहपुर के अंदर 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रायगंज के अंदर दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र भी खोला हुआ है। जो शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने क्या किया हुआ है, रायगंज के अंदर दूध संग्रह का मतलब दूध को इकट्ठा करना, शीतलन का मतलब उसको खराब होने से बचाना, उसके लिए ठंडा जो है वातावरण की व्यवस्था की हुई है, जहां पर दूध को लंबे समय तक क्या किया जा सकता है? फटने से बचाया जा सकता है। उसके बाद वहां से दूध जो है वो दूर दराज के शहरों और कस्बों में क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है। तो ये प्रश्न आ जाता है कई बार कि पालमपुर के अंदर गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी है, उनका वर्णन कीजिए। तो पहली कृषि हमारे पास क्या हो गई? डेयरी हो गई। कई बार यह प्रश्न भी आ जाता है कि कहां पर ये लोग दूध बेचने के लिए जाते हैं, तो कहां जाते हैं? रायगंज में। इसके बाद यह भी आ जाता है कि किस कस्बे के व्यापारियों ने दूध संग्रहण और शीतलन का केंद्र खेला हुआ है, तो कहां खोला हुआ है? शाहपुर के 2 व्यापारियों ने खोला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है लघु स्तरीय विनिर्माण। लघु स्तरीय विनिर्माण का मतलब क्या हो गया? मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। गन्ना उपजाता है कोई किसान और उसका रस निकाल करके क्या बना लेता है? गुड़ बना लेता है, या फिर क्या बना लेता है? शक्कर बना लेता है। तो ये लघु निर्माण है, इसके अंदर भी लोग लगे हुए हैं। तो इसके अंदर जो है पारिवारिक श्रम की भी जरूरत पड़ती है, और मोस्टली जो छोटे छोटे लघु उद्योग धंधे किसानों ने लगा रखे हैं उनके अंदर वो जो पारिवारिक जो श्रम होता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार अगर ज्यादा जरूरत पड़ जाती है तो किराए पर ले लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है दुकानदार। अब छोटी मोटी जो जरूरत की जो चीजें हैं उनके लिए पालमपुर के अंदर क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो दुकान जो है खोल कर रखते हैं, जो शहर से क्या लेके आते हैं? सामान लेके आते हैं जरूरत का। जैसे कि यहाँ बताया गया है, जनरल जो स्टोर है उस पे चावल है, गेहूं है, चाय है, तेल है, बिस्कुट है, साबुन है, टूथपेस्ट है, बैटरी है, मोमबत्तियां हैं, कॉपियां, पेन, पेंसिल और कुछ कपड़े भी बिकते हैं। और कुछ परिवारों के जो घर है वो बस स्टैंड के निकट है, तो उन्होंने अपने घरों के अंदर ही छोटी मोटी दुकानें खोल ली है जहां पर खाने पीने की क्या मिलती है? चीजें मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है नंबर 4, यानी कि परिवहन। अब ये जो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई कि किसान के खेत में क्या हुआ? उत्पादन हुआ, उसे बाजार के अंदर अपना उत्पादित जो गेहूं लेके जानी पड़ेगी, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? परिवहन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? परिवहन की। और हमें जैसे ही पाठ शुरू हुआ था तो हमने पढ़ लिया था कि पालमपुर व रायगंज को जोड़ने के लिए एक सड़क है। जोड़ने के लिए क्या है? सड़क है। और इस सड़क के ऊपर बैलगाड़ी चलते हुए, तांगे वाले, रिक्शा वाले, जीप, ट्रैक्टर वाले जो है लोग चलते हैं, जो परिवहन की सेवाओं के अंदर लगे हुए हैं। और ये लोग क्या करते हैं? लोगों को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं और इनके बदले में उन्हें क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। और कई वर्षों के दौरान, पिछले वर्षों में खेती के अंदर इनकम कम होने की वजह से बहुत से लोग परिवहन से भी क्या हो गए हैं? जुड़ गए हैं। इसके बाद में हमारा सारांश आता है इस पाठ का, वो हम जर्नल है, खेती उत्पादन का सबसे बड़ा भाग है। 75% से ज्यादा लोग इसके अंदर लगे हुए हैं। इसके अलावा दूसरा हमने देखा था कि नई नई विधियां हैं, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पूंजी की हमने देखी है। तो किसानों का जो 80% जो भाग है वो छोटे किसान है यहाँ पर, तो पूंजी की व्यवस्था करना उनके लिए बड़ा कठिन होता है। तो हमने देखा कि वो ब्याज के ऊपर क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं, मजदूरी के रूप में वो लोग काम करते हैं। तीसरा फिर हमने किसके बारे में जाना, यानी कि ये तो था पहला भूमि, दूसरा हमारे पास क्या आ गया था? श्रम। तीसरा हमारे पास यहां पर क्या आ गई है? पूंजी की व्यवस्था करते हैं श्रम के साथ साथ में।
तो इसके अलावा जो है चौथा हमारे पास क्या आ जाता है, गैर कृषि कार्य। और वो भी हमने जान लिया कि किस प्रकार लोग जो है पशुओं को पालते हैं, कैसे जो है दुकानें खोली हुई हैं, परिवहन के जरिए भी जो है वो अपना काम चलाते हैं। और इसी के साथ हमारे इस पाठ का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। इस पाठ के अंदर कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आए हुए हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसके आधार के ऊपर हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आप सभी के सामने पहला जो हमारा पाठ के अंदर आया हुआ है उसको आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कौन बताएगा मुझे सबसे पहले कि किस प्रकार के ये लोग हैं भारत में जनगणना के दौरान। क्योंकि हमारी जो जनगणना होती है हम सभी को पता है 10 साल में एक बार होती है। कितने साल में एक बार होती है, 10 साल के अंदर हम एक बार जो है गणना करते हैं। और उस गणना के जरिए हम क्या जानने का प्रयत्न करते हैं कि जो गांव है उस गांव का जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, उस गांव के अंदर जो है कुल आबादी कितनी है, उस गांव के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो किस प्रकार के काम करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि अवस्थिति का क्षेत्र का वर्णन यहाँ पर है। किसी भी सुविधाओं के बारे में हमें यहाँ पर जानने की मदद मिलती है, उसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप में से कौन बताएगा कि इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। शाबाश, ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए मुझे। अवस्थिति के क्षेत्र में सिंचित भूमि कितनी थी और असिंचित भूमि कितनी थी, बताएगा कोई, ध्यानपूर्वक बताइए। भूल गए हो आप। 200 हेक्टेयर भूमि के आसपास था जो सिंचित क्षेत्र था। असिंचित जो भूमि है कोई नहीं थी यहाँ पर, ये टोटल जो है। बाकी के जो भूमि थी उसके ऊपर तालाब थे। उसके बाद में शैक्षिक में क्या थे, प्राथमिक स्कूल कितने थे, दो प्राइमरी स्कूल थे। इसके अलावा एक हाई स्कूल था। चिकित्सा में हमने क्या देखा, एक स्वास्थ्य केंद्र था। इसके अलावा बाजार कहाँ पर था, कुछ लोगों के जो घर थे बस स्टैंड के नज़दीक थे, हमने पढ़ा। बिजली की आपूर्ति के लिए भी हमने पढ़ा, बिजली की सुविधा थी। टेलीफोन के बारे में भी जानना, संचार भी था। और निकटतम कस्बा हमारा कौन सा था, शाहपुर था। इसके अलावा दूसरा देखें, खेती की कुछ आधुनिक विधियाँ जिसके लिए अधिक आगत की आवश्यकता होती है, तो कौन कौन सी होती है, सारी बताती थी हमने। ट्रैक्टर चाहिए, बीज चाहिए, बीज बोने की मशीन चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो हमारा प्रश्न आता है, पालमपुर में बिजली के प्रसार में किसानों की किस प्रकार मदद की। इससे क्या हुआ, सिंचाई की पद्धति का विकास हो गया। किसानों ने बैलों की सहायता से रहट चलाकर सिंचाई करते थे, अब उनने क्या कर दिया, नलकूप लगा लिए। क्या लगा लिए, नलकूप लगा लिए। पहले तो किससे करते थे, वो रहट से करते थे जिसके ऊपर बैल को चलाया जाता था। इसके अलावा नेक्स्ट, क्या कृषि क्षेत्र बढ़ाना महत्वपूर्ण था, क्योंकि बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसकी खाद्य आपूर्ति को पूरा करने के लिए उत्पादन को बढ़ाना भी क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। और साल के अंदर एक से अधिक फसलें लेने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, खेती की सिंचाई की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है पालमपुर के 450 परिवारों में, तो हमने बताया था आपको 150 किसान ऐसे थे जो भूमिहीन थे, 240 ऐसे थे 2 हेक्टेयर से क्या थी, कम थी, और 60 परिवार ऐसे थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से क्या थे, एकड़ से ज़्यादा थी। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, पालमपुर में खेती और श्रमिकों की मजदूरी कम क्यों है। ये मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। 150 परिवार जो है इनके पास अपनी भूमि नहीं है। 450 में से 450 परिवार में से 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास क्या नहीं है, भूमि नहीं है। और वो लोग जो है मजदूरी करने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। और खेती के अंदर जो काम है वो कुछ ही समय में चलता है, इसलिए श्रमिक जो है वो कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है और काम की संख्या क्या है, कम है। उसके बाद अपने क्षेत्र के 2 श्रमिकों से बात कीजिए, उनको बताइए। तो ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे। उसके बाद नंबर 8, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके कौन से हैं। अभी मैंने बताया था 1 साल के अंदर 2 या 3 फसल लेना, आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना, अच्छी उपज वाले बीज लगाना, उर्वरक और खरपतवार नाशक का प्रयोग करना। उसके बाद नंबर 9 पे 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। तो 1 हेक्टेयर भूमि के किसान का मालिक है वो अपने परिवार के साथ जो है खुद खेती करता है, उसे भाड़े पे श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और उसे ना तो जो है खुद का ट्रैक्टर लेने की जरूरत है और ना ही पंप सेट की वो व्यवस्था कर सकता है। उसके बाद नंबर 10 है, मंझोले और बड़े किसान खेती से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वो छोटे किसानों से कैसे भिन्न। मैंने आपको बताया था कि मंझोले और जो बड़े किसान हैं उनकी खेती से बचत होती है, कृषि उत्पादन उनका ज़्यादा होता है
और वो क्या करते हैं, ज़्यादा उत्पादन होने की वजह से जो अधिशेष होता है उसको बाजार में बेच करके पूंजी कमा लेते हैं। इससे क्या होगा, वो छोटे किसानों को जो है क्या करते हैं, जो छोटे किसान है उसको पूंजी की व्यवस्था अपनी ओर से करनी पड़ेगी। इसलिए जो बड़े किसान होते हैं वो गांव के साहूकार या खेती के जो विभिन्न आगत करने वाले हैं उनको क्या करते हैं, कर्ज भी लेना पड़ता है उन्हें। और कर्ज चुकाने के लिए जो छोटे किसान होते हैं उनको बहुत ज्यादा क्या होती है, समस्या का जो है सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है। इसके आए हुए महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।